अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेफ्रोलॉजी का सेक्शन मेडिसिन में से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है ना, आज का तो वैसे टॉपिक हमारा है एक्यूट किडनी इंजरी, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चों को यही टर्म्स नहीं पता होती और यही टर्म्स जो है ना अक्सर वाइवा वगैरह में पूछ लेते होते, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। तो पहले हम लोग इन टर्म्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मल यूरिन आउटपुट हमारे पास अडल्ट में 1 ml/kg/r के हिसाब से फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम लोग जनरल बात करें कि पूरे 24 आवर्स में कितना यूरिन आउटपुट होगा, तो एटलीस्ट हमारे पास जो है 1 to 2 लीटर पर डे के हिसाब से एक नॉर्मल अडल्ट में 70 kg अडल्ट में हमारे पास 1 to 2 लीटर पर डे होता है। और अगर यही बात हम लोग ml में बात करेंगे तो 1000 to 2000 ml पर डे है। ठीक है, ये हमने एक नॉर्मल एडल्ट की बात की है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज जो है ना डिफरेंट, अकॉर्डिंग टू द वेट ये चेंज होगा। जैसे हमने बात की 1 ml/kg/r। ठीक है, नॉन ओलिगोयूरिया में क्या होता है कि बेसिकली जब हमारे पास यूरिन आउटपुट जो है ना 400 ml/24 आवर से ज़्यादा हो, तो हम लोग उसको कह रहे होते हैं कि ये नॉन ओलिगोयूरिया है। अगर हम यही बात हम ओलिगोयूरिया की बात करें तो यूरिन आउटपुट हमारे पास 400 ml/24 आवर से कम हो। ठीक है, और एन यूरिया हम लोग कब कह रहे होते हैं, जब हमारे पास यूरिन आउटपुट जो है ना लेस देन 50 ml/24 आवर हो, तो उसको हम टर्म कर देंगे इस पेशेंट को एन यूरिया है। ठीक है, ये पर 24 आवर की बात हो रही है। और फिर पॉली यूरिया क्या होता है? पॉली यूरिया में क्या होता है कि हमारे पास ग्रेटर देन 3 लीटर पर डे मतलब 24 आवर इसको भी कर देते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा यूरिया हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉली यूरिया। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोग पॉली यूरिया को इंक्रीज फ्रिक्वेंसी भी कह रहे होते हैं, लेकिन पॉली यूरिया ये नहीं होता है। इंक्रीज फ्रिक्वेंसी अलग चीज़ होती है। इंक्रीज फ्रिक्वेंसी में क्या होता है कि यूरिन तो आ रहा होता है, लेकिन जो है ना उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। अब उस इंक्रीज फ्रिक्वेंसी में ना ज़रूरी नहीं है कि पॉली यूरिया भी हो, तो आपने ये बात कंसिडर करनी है कि हमेशा इंक्रीज फ्रिक्वेंसी में पॉली यूरिया नहीं होता। अब ऐसा हो सकता है बंदे को बार बार जो है ना मिक्सचरेशन की फीलिंग आ रही हो, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही हो, लेकिन यूरिन कम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा ये नहीं कहना आपने कि अगर इंक्रीज फ्रिक्वेंसी है तो पॉली यूरिया है। ठीक है, उसके अलावा अगर यूरीमिया की बात करें तो यूरीमिया में क्या होता है कि नाइट्रोजनस सब्सटेंस से जो यूरिया होता है ना वेस्ट प्रोडक्ट, वो ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और इतना एक्यूमुलेट हो जाता है कि वो अपने जो है ना सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह। तो हम लोग यूरीमिया को कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं कि इंक्रीज यूरिया कंटेंट इन द ब्लड। बट इसमें एक मेन बात है कि इसमें सिम्टोमेटिक हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी होगी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे हमने सिम्टोमेटिक एक्यूट किडनी इंजरी क्या कहा है। अभी कौन से सिम्टम्स होंगे इसमें ना? इचिंग हो सकती है, इंक्रीज यूरिया हो सकता है। ठीक है, जो हमने बात करी यूरिया की, ये लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकती है, मेलेज हो सकता है, और इवन तो सीजर्स भी हो सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकती है। ये सब सिम्टम्स जो है ना हमें एक्यूट किडनी इंजरी में मिलेंगे, लेकिन यूरीमिया में हम लोग सिम्टोमेटिक AKI बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग एजोटीमिया की बात करें, अगेन एजोटीमिया में क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट की ना एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो यूरीमिया में भी था, यूरिया जो है ना ब्लड में बढ़ा था, वो भी तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। अब यहाँ पे भी यही है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नॉन सिम्टोमेटिक AKI होगा। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस कहाँ पे है हमारे पास? यहाँ पे नॉन सिम्टोमेटिक AKI, एजोटीमिया हम लोग उसको टर्म करेंगे, और यूरीमिया में हमारे सिम्टोमेटिक एक्यूट किडनी इंजरी के सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। ये जो है ना हमारे पास बहुत एक वास्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो आपने ये बात मेन याद रखनी है। डेफिनेशन वाइज तो वही है कि एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड, यूरिया एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कह रहे होते हैं एजोटीमिया को, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? सिम्टोमेटिक एंड नॉन सिम्टोमेटिक। ठीक है, अब हम लोग जो है ना अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, एक्यूट किडनी इंजरी। बेसिकली अगर हम लोग एक्यूट इंजरी की बात करें तो आप लोग को एक बेसिक डेफिनेशन जो है ना पता होनी चाहिए कि एक्यूट किडनी इंजरी होता क्या है। इसको हम जैसे डिफाइन करते हैं कि सडन एंड ऑफन रिवर्सिबल
लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, आपने ये बात याद रखनी कि रिवर्सिबल लॉस है। अक्सर बच्चे जो है ना ये नहीं बताते डेफिनेशन में कि ऑफ रिवर्सिबल लॉस है, इस वजह से इनके मार्क्स जो है ना डिटेक्ट हो रहे होते हैं। रीनल फंक्शन, अब इसमें जो है ना हमारे पास ये वीक्स 2 मंथ्स में हो रहा होता है, लेकिन जो है ना एक मेजर बात है कि इसमें यूरिन वॉल्यूम का भी ना, यूरिन वॉल्यूम भी कम हो रहा होता है, डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम होता है। अगर हम इसको जनरल बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसमें क्या है कि सडन एंड ऑफन रिवर्सिबल लॉस ऑफ द रीनल फंक्शन विच अकर्स इनटू वीक्स टू मंथ्स अकम्पनीड बाय द डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें उसके अगर पैथोजेनेसिस की बात करें हम लोग, तो पैथोजेनेसिस में इसके मेनली हमारे पास 3 कॉजेज़ होते हैं। एक तो कॉज हो गया हमारे पास प्री रीनल एंड देन पोस्ट रीनल। ये तो पहले भी आपने टर्म सुनी होंगी कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं। प्री रीनल में क्या होता है कि जो जिसका मसला जो है ना किडनी से रिलेटेड नहीं होता, उसके ऊपर का जो मसला है ना, जैसे कि परफ्यूजन में कोई मसला आ रहा है किडनी के, तो वो प्री रीनल कॉज होगा। रीनल मतलब कि जो सिर्फ किडनी में मसला है, किसी से जो प्राइमरी इंसल्ट हो रही है, कोई इंजरी होती है पर्टिकुलरली किडनी में हो रही है। ठीक है, पोस्ट रीनल मतलब कि किडनी में कोई मसला नहीं है, बल्कि जब किडनी से यूरिन निकल गया है यूरेटर में, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है या ब्लैडर का कोई मसला है, ब्लैडर कार्सिनोमा है, तो हम 1 बाय 1 उसको हम कहते हैं पोस्ट रीनल। तो अब 1 बाय 1 की हम लोग कॉजेज़ देख लेते हैं। अगर प्री रीनल की बात करें, हमने प्री रीनल में क्या कहा था कि इस्कीमिया का मसला होगा जब किडनी को ब्लड सही से नहीं मिल रहा होगा। तो अब ये जो है ना इम्पेयर्ड परफ्यूजन किस किस कॉजेज़ इस कैटेगरी में हो सकती है, मे बी जो है ना कार्डिक फेलियर हो पेशेंट को, ठीक है, या फिर जो है ना सेप्सिस हो, या ब्लड लॉस हुआ हो, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री हो। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, या कोई वेस्कुलर ऑक्लूजन हो। इन सब केसेस में क्या होता है कि ना जो परफ्यूजन है ना, ब्लड सप्लाई है रीनल की, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो एक हमारे पास कॉज हो गया प्री रीनल में। अगर हम लोग रीनल की बात करें ना, तो रीनल में हमारे पास आ जाते हैं ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस हो गया, स्मॉल वेस्कुलाइटिस हो गया, या कुछ जो है ना एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी हो रही होती है, कुछ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया, कुछ ड्रग्स की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, या फिर जो है ना प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन तो है, लेकिन बहुत टाइम से जो है ना हाइपोटेंशन है, प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन, इन सब की वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया, ये भी हमारे पास ड्रग्स टॉक्सिन या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से हो रहा होता है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, अब हम पोस्ट रीनल की बात कर लेते हैं। पोस्ट रीनल में ना मेनली जो है ना हमारे पास कॉज होता है यूरिनरी कैल्कुलाई हो गया, ठीक है, बायलैटरल यूरिनरी कैल्कुलाई हो गया, रीट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो गई, सही है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया, या प्रोस्टेटिक कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया कोई भी, ठीक है, या वेल्स का कोई मसला हो गया, या फिर मिएटल स्टेनोसिस हो गई। ठीक है, इसके अलावा ना ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है। तो यह सब कॉजेज़ ना आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ना मसला आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ना GFR डिक्रीज़ हो रहा है। GFR डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है कि यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है कि हमारे पास जो भी फिल्ट्रेशन रेट सही से काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, जिन्हें एजोटीमिया और यूरीमिया कॉज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने सब कॉजेज़ की बात करी। एक जर्नल से पैथोजेनेसिस भी आपको लिख के बता देती हूँ। मे बी हमारे पास इनमें से कोई भी कॉज हुआ तो ये क्या करेगा, ये देखें, एक कॉज हुआ तो हमारे पास क्या करेगा, GFR लो करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसका ख़राब हो जाएगा, यूरिन वॉल्यूम, यूरिन आउटपुट जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब ये GFR डिक्रीज़ होगा, यूरिन आउटपुट तो ऑब्वियसली बात है कम होगा। मैंने आपको पहले जैसे बताया डिक्रीज GFR है, तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे तो हमारे पास जो है ना वो अपने डिफरेंट फीचर्स क्लिनिकल फीचर्स वगैरह कॉज करेंगे। ठीक है, अब हम जनरल इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करती हूँ। अब क्लिनिकल जो फीचर्स है ना, अब वो इन कॉजेज़ पे डिपेंड करते हैं। जिस तरीके का कॉज होगा ना अंडरलाइंग, उस तरह के वो उसमें क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट होंगे उस पेशेंट में। और जो फिर ना इन्वेस्टिगेशंस भी ना उसके हिसाब से ही हम लोग कराते हैं। तो हम लोग क्लिनिकल फीचर्स के साथ साथ ही इन्वेस्टिगेशंस भी देख लेते हैं कि किस तरीके के हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे उन अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स।
ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्री रीनल की, अच्छा एक जनरल क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। एक तो हम यूरिन आउटपुट देखेंगे, एक जनरल बात करें इन कॉजेज़ को हटा के, तो हम लोग क्या देखेंगे, यूरिन आउटपुट देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है वो हम लोगों को कम ही मिलेगा, लेकिन फिर भी पूछना तो है अपने। यूरिन आउटपुट हो गया, उसके अलावा जो है ना इन पेशेंट में हाई सीरम कैरेटिनिन लेवल होंगे, ठीक है। और इन पेशेंट्स को ना हम लोग हाई क्रेटिनिन लेवल होंगे तो हम लोग को इनमें ना कोमॉर्बिड्स भी पूछना है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है ना किसी और मसले के साथ ही, तो हमें कोमॉर्बिड्स में ना क्या क्या पूछना है। हमें डायबिटीज़ में जैसे आपको पता है कि पॉलीयूरिया हो जाता है, या कोई वेस्कुलर डिजीज़ है, या कोई हार्ट का पेशेंट है, तो ये सब कोमॉर्बिड्स हम लोग पूछेंगे इन पेशेंट्स में। या कोई लिवर डिजीज़ है, या फिर पेशेंट्स जो है ना एस इनहिबिटर या एनसेड्स वगैरह ले रहा होता है, तो इनकी वजह से भी जो है ना ये सब डिजीज़ हो रही थी। हमने इसमें बात की थी ना कि ड्रग्स टॉक्सिन्स, ठीक है। ये सब हम ना पेशेंट से पूछना है, हिस्ट्री में लेनी है हमने। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग प्री रीनल की बात करें, प्री रीनल में मैंने आपको कॉजेज़ में बताया था क्या हो रहा था। हमारे पास इम्पेयर्ड परफ्यूजन हो रही थी, ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच रही थी। इन पेशेंट में हम क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिलेंगे, ज़ाहिर सी बात है टिपिकल हमें हाइपोटेंसिव पेशेंट मिलेगा, ठीक है। टेकिकार्डिया होगा उस पेशेंट को, वो सारे फीचर्स होंगे जो कि हाइपोवॉलीमिया को सपोर्ट करते हैं। तो आपने मेजर ये याद रखना है, प्री रीनिया में क्या होगा, हाइपोवॉलीमिया होगा। और जितने भी फीचर्स होंगे हमारे पास वॉलीमिया के हमें मिलेंगे, जैसे कि हाइपोटेंसिव हो गया, टेकिकार्डिया होगा, डिलेड कैपिलरी रिफिलिंग हो गई, ठीक है, डिलेड कैपिलरी रिटर्न हो गया, ठीक है, ये सब आपको मिलेंगे। पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन हो गई। और जो है ना पोस्टरल मेन, अब जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे हाइपोटेंशन मिलेगी, तो पोस्टरल हाइपोटेंशन भी मिलेगी। हाइपोटेंशन तो मिलेगी लेकिन पोस्टरल हाइपोटेंशन, अब पोस्टरल हाइपोटेंशन में अगर हम वैल्यू देखें ना तो 20/10 mmHg से ना वेदर डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और कुछ पेशेंट्स में जो है ना, जैसे हमने बात करी थी इसमें कॉजेज़ में कि सेप्सिस भी हो सकता है, तो इनिशियली जो है ना पुअर परफ्यूजन भी मिल सकती है, हमें वेज़ोडाइलेशन भी मिल सकती है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम लोग इन पेशेंट्स की बात करें ना, तो इनमें हम लोग को वेट लॉस भी मिल सकता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह ये सब देखना है आपने, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस की बात भी कर लेते हैं। तो इन पेशेंट्स में हमारे पास क्या मिलेगा, यूरिन सोडियम लेवल जो है ना, हमारे पास यूरिन एनालिसिस कराएंगे वो 20 मिलीमोल पर लीटर से कम होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना इनमें फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम जो है ना हमारे पास लेस देन 1% होगी। और यूरिया और क्रेटिनिन का जो रेशो है ना वो हमारे पास इंक्रीज मिलेगा, यूरिया क्रेटिनिन रेशो हमारे पास इंक्रीज मिलेगा, यूरिनालिसिस ब्लेंड मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं रीनल कॉज, रीनल क्लिनिकल फीचर्स की। रीनल में हमने कहा था कोई भी हमारे पास जो है ना रीनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे इन कॉजेज़ के हिसाब से, तो हमें अगर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है ना तो हम लोग को हिमाचूरिया मिल सकता है, प्रोटीन यूरिया मिल सकता है, मे बी जो है ना वेट लॉस की हिस्ट्री हो, या रैशेस हो उस पेशेंट को, ठीक है, या फिर जो है ना आर्थरल्जिया हो, चेस्ट सिम्टम्स मिल सकते हैं। चेस्ट सिम्टम्स में जैसे पल्मोनरी एडीमा हो गया, ये सब मिल सकता है, ठीक है। ये हमने ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस अगर कॉज है तो बात करें, ठीक है।